9 सितंबर 1922 को चीनी सैनिकों ने तवांग में घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय सैनिकों ने उन्हें मार भगाया। चीन ने आखिर इस इलाके में अतिक्रमण करने की कोशिश क्यों की? क्यों इसी जगह पर चीन कब्जा करना चाहता है? इस लड़ाई का इतिहास बहुत ही गहरा है और इसके इतिहास में बहुत कुछ छिपा भी है। तवांग पर चीन की नज़र अभी से नहीं बल्कि ये मुद्दा पूरे 400 साल पुराना है। क्या है तवांग की कहानी और कैसे हुई तवांग को लेकर भारत और चीन की सबसे पहली लड़ाई, और तवांग कैसे बना भारत का हिस्सा, जानेंगे इस वीडियो में। इतिहास की बात करें तो तवांग को लेकर जो भारत और चीन की लड़ाई है, असल में चीन उसका हिस्सा कभी रहा ही नहीं। ये विवाद तो तिब्बत और भारत के बीच शुरू हुआ था। तो चलिए ये किस्सा शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है हेमलेट मंदिर से, जो तवांग में स्थित है। साल 1643 में यहाँ छठे दलाई लामा ने जन्म लिया। इसी मंदिर के नज़दीक एक पेड़ है। इसके बारे में दलाई लामा ने कहा था कि जब इसकी 3 मुख्य शाखाएं एक बराबर हो जाएंगी तब मैं तवांग वापस आऊँगा। साल 1959 वो साल था जब इसकी तीनों शाखाएं एक बराबर हुई थीं और इसी साल 14वें दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेने आए थे। जो आज भी दलाई लामा हैं, उन्हें कभी चीनी सरकार ने दलाई लामा स्वीकार नहीं किया, लेकिन चीन हर साल वहां छठे दलाई लामा को याद करके उत्सव मनाता है ताकि तवांग के लोगों को चीनी सरकार अपने झूठे जाल में फंसा सके। तवांग का तवांग नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि 5वें दलाई लामा जब एक मठ का निर्माण करने के लिए एक जगह खोज रहे थे, तब उनका घोड़ा यहाँ आकर रुक गया और तवांग शब्द का अर्थ यही होता है जिसे घोड़े ने चुना हो। यह जगह घोड़े ने चुनी थी, इसीलिए इसका नाम तवांग पड़ा। पहले तवांग तिब्बत के कंट्रोल में हुआ करता था। फिर 1914 में ब्रिटिश और तिब्बत के बीच हुए शिमला समझौते के बाद ये तय हुआ कि हिमालय को एक नेचुरल बॉर्डर मानेंगे, जिसे मैकमोहन लाइन नाम दिया गया। इसी समझौते के हिसाब से तिब्बत ने 700 वर्ग मील इलाका ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दिया, जिसके अंदर तवांग भी आता था। खैर, इस समझौते को पूरा होने में करीब 2 दशकों का समय लगा क्योंकि चीन इस समझौते से सहमत नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब 1941 में चीन और जापान के बीच भी युद्ध शुरू हो गया। उसी बीच असम सरकार ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा में अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया। आज जो अरुणाचल प्रदेश है, उसे फॉरवर्ड पॉलिसी का नाम दिया गया। 1944 में असम राइफल्स ने सेला पास के दक्षिण इलाके डोरांगजोंग में एक पोस्ट बना ली और तिब्बती टैक्स कलेक्टर को वहां से भगा दिया। तिब्बत ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन युद्ध के बीच किसी ने उसकी नहीं सुनी। अभी भी तिब्बती लोग तवांग में रहते थे। आज़ादी के बाद सब ऐसा ही चलता रहा। फिर 1951 में इस खेल में एंट्री हुई चीन की। अब चीन वो चीन बन गया था जिसे हम जानते हैं। 1951 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। जब तिब्बत पर कब्जा हुआ तो चीनी सरकार तवांग को भी अपना कहने लगे। इसके जवाब में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई जिसका हिस्सा मेजर बॉब खातिंग थे और उन्हें तवांग भेजा। मेजर का पूरा नाम रालिंगनाओ बॉब खातिंग था। ये मणिपुर के नागा समुदाय से आते थे। खातिंग ने आर्मी ऑफिसर बनकर द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया और नागा जाति से किंग्स कमीशन पाने वाले वह पहले अफसर थे। युद्ध के बाद मणिपुर के महाराजा के निवेदन पर उन्हें सरकार का हिस्सा बनाते हुए उन्हें पहाड़ी इलाकों का जिम्मा दिया गया। 1948 में मणिपुर असेंबली का हिस्सा बने और 1950 में मणिपुर 2nd बटालियन के कमांडर भी बने। 1950 में आए असम में भयंकर भूकंप में उन्होंने राहत कार्य को संभाला और अगले बरस नेफा के असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर नियुक्त किए गए। तभी से नेहरू इन पर नजरें बनाए हुए थे और जब 1951 में तवांग में दिक्कतें आईं तो नेहरू ने उन्हें तवांग भेजा। अब आते हैं तवांग की कहानी पर। मेजर खातिंग ने उनके साथियों के साथ तवांग जाकर उन्होंने तिब्बती टैक्स कलेक्टरों को वहां से भगा दिया और तवांग का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। तवांग की जनता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला क्योंकि वो किसी भी हाल में चीन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। चीन का इस समय तवांग से ज़्यादा ध्यान वेस्टर्न सेक्टर पर था, जैसे अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर और आज के लद्दाख वाला इलाका।
1957 तक चीन ने नेफा के वेस्टर्न इलाके जैसे अक्साई चीन को तिब्बत में मिला लिया था। इसके बाद 1960 तक चीन एकदम चुप रहा, जिसका कारण था ताइवान। चीन को ताइवान की चिंता थी। अगर वो तवांग को कब्जे में लेने की कोशिश करता तो कहीं ताइवान मौका पाकर पीछे से हमला ना कर दे। चीन एक मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश था, इसीलिए नेहरू हमेशा से शांति पर अधिक ध्यान देते थे। लेकिन जब 1959 में चीन ने लासा पर हमला किया तो नेहरू ने दलाई लामा का भारत में स्वागत किया और ये कदम सीधे चीन से दुश्मनी की ओर जाता था, क्योंकि चीन के दुश्मन को पनाह देना सीधे चीन से दुश्मनी लेने के बराबर था। अगले 3 सालों तक दोनों देशों के बीच पत्रों के माध्यम से बातें हुई। फिर 1960 में जोऊ एनलाई भारत के दौरे पर आए। उन्होंने इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश की कि अगर भारत अक्साई चीन पर चीन का अधिकार मान ले तो चीन नेफा का वो इलाका जिसमें तवांग है उस पर अपना अधिकार छोड़ देगा। इस मुद्दे पर नेहरू और उनके मंत्रिमंडल की गहन चर्चा हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, क्योंकि कई मंत्री नेहरू के विरोध में थे। इसीलिए जब एनलाई आए तो नेहरू ने उन्हें मोरारजी देसाई से मिलने को कहा और मोरारजी ने एनलाई को साफ कह दिया कि पहले चीनी सैनिकों को पीछे हटाएं, तभी कोई बात होगी। एनलाई का कहना था कि आप हमारे दुश्मन को पनाह देकर चीन से दुश्मनी लेने का काम कर रहे हैं। देसाई और एनलाई की इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। एनलाई का गुस्सा नेहरू से था, क्योंकि एनलाई का कहना था उनकी मुलाकात दूसरे दर्जे के नेताओं से क्यों करा रहे थे। अगर मैं पीएम हूं तो मेरी बात सीधे पीएम से होनी चाहिए, ना कि किसी और नेता से। जोऊ एनलाई और मोरारजी देसाई की इस मीटिंग को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का नाम दिया गया। इसी के बाद चीन और भारत के बीच संबंध खराब हुए। इसी आग में घी डालने का काम किया 1960 की एक घटना ने। वो थी गोवा की आज़ादी। वो तारीख थी 15 दिसंबर 1961, जब भारत के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने पुर्तगाली सेना को गोवा के समझौते का प्रस्ताव भेजा, लेकिन इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं आया। तो भारतीय सेना ने गोवा में कार्रवाई करके मात्र 2 ही दिनों में गोवा को आज़ाद करा लिया और गोवा को भारत का हिस्सा बना लिया। गोवा की आज़ादी को चीन ने तानाशाही का नाम दिया। इसके खिलाफ कई प्रोपेगेंडा भी रचे। गोवा की आज़ादी को लेकर चीनी अखबारों में तो ये तक कहा गया कि नेहरू अपनी गिरती हुई लोकप्रियता को बचाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। चीन का कहना था जैसे भारत को गोवा को अपने अधिकार में लेने का हक है, वैसे ही हमें भी अपनी ज़मीन लेने का हक है। नेफा को ये अपनी ज़मीन बताते हैं। इस समय अमेरिका और रूस जैसे देशों में अपने अपने क्राइसिस चल रहे थे, जिस वजह से उन देशों का इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया था। सोवियत संघ चीन को अमेरिका के खिलाफ अपना एक मजबूत साथी की तरह देखता था। ये पहली बार हुआ जब सोवियत संघ ने भारत और चीनी सीमा विवाद में खुले तौर पर चीन का साथ दिया। इस समय भारत चारों ओर से अकेला था और वहीं नेहरू हमेशा की तरह अभी भी शांति वार्ताओं में लगे थे। इस मुद्दे को लेकर भारत और चीन की आखिरी बैठक हुई जेनेवा में, जिसमें कृष्णा मेनन का कहना था भारत की एक डेलीगेशन बीजिंग में आकर आपसे इस मुद्दे पर बात करेगी, लेकिन चीन का साफ कहना था कि अगर बात होगी तो हमारी शर्तों पर। युद्ध की शुरुआत हुई एक छोटी सी पोस्ट से। जून 1962 में असम राइफल्स ने ठगला रिज पर धोला पोस्ट तैयार की, जिसकी कैप्टन महावीर प्रसाद संभाल रहे थे। यहाँ पर किसी प्रकार की रोड नहीं थी। यहाँ पर सामान को पीठ पर लादकर ले जाना पड़ता था। तवांग और धोला पोस्ट के बीच 22 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन रास्तों में कठिनाइयों की वजह से पहुँचने में 3 दिन का समय लगता था। इस पोस्ट का मुख्य उद्देश्य तवांग की रक्षा करना था। 8 सितंबर के दिन 600 चीनी सैनिकों ने धोला पोस्ट पर हमला कर दिया और देखते ही देखते सैनिकों की संख्या बढ़कर 600 से 1200 हो गई। हालात अभी भी कंट्रोल में थे, लेकिन भारत से एक चूक हुई। 5 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल, जिनकी पोस्टिंग अभी अभी हुई थी, उन्होंने पहुंचते ही चीनी सैनिकों को
थगला रिज से खदेड़ने का आदेश दे दिया, जबकि इस समय वहां पर ब्रिगेड कमांडर अभी मौजूद नहीं थे। उन्हें 7 तारीख को आना था। 10 अक्टूबर तक इस लड़ाई में भारत के 6 जवान शहीद हुए, वहीं दूसरी तरफ 11 चीनी सैनिक भी मारे गए। असली लड़ाई शुरू होती है 20 अक्टूबर से और 23 अक्टूबर तक चीनी सैनिक तवांग पहुंच चुके थे। इन सब के बीच भारतीय सैनिक चीनियों का मुकाबला करते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई आदेश आया और ना ही कोई मदद मिली। 23 की रात को तवांग में हुए युद्ध के बाद 24 की सुबह तक चीनी तवांग पर कब्जा कर चुके थे, जिसकी रक्षा करते हुए 800 भारतीय जवानों ने अपना बलिदान दे दिया। युद्ध समाप्त होते होते आधे नेफा पर चीनी कब्जा कर चुके थे। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद चीन ने ये इलाका खाली कर दिया था, लेकिन आज तक तवांग पर अपना दावा नहीं छोड़ा, जिसको लेकर कई बैठकें हुई, जिनमें दोनों देशों के रिश्तों में कई हद तक सुधार हुआ। जब वाजपेयी सरकार बनी तो वन चाइना पॉलिसी अपनाई गई, जिसके बदले में चीन ने सिक्किम में अपना हक छोड़ दिया। 2005 में एक अहम बैठक हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि स्थानीय लोगों के हिसाब से सीमा का निर्धारण किया जाएगा। चीन भारत विवाद लगभग खत्म हो जाता, लेकिन शी जिनपिंग ने इन सभी बातों को मानने से इनकार कर दिया और आक्रामक रवैया अपनाया, जो आए दिन हुए झड़पों से साफ समझा जा सकता है। दोनों देश ताकतवर हैं, दोनों ही न्यूक्लियर संपन्न भी हैं, इसीलिए इन देशों के बीच हुआ युद्ध दोनों देशों के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए भारत इन मुद्दों पर सोच समझकर बयान देता है। दोस्तों, तो ये किस्सा था तवांग के विवाद का। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस इतिहास को जानें, जिसका सीधा फ़र्क हमारे आज पर पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।